Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 1.3. So let's begin. See, we will cover this entire topic 1.3 in this lecture itself, or mainly if you will see the previous year questions, so you can see that the question has been asked related to the concepts of ethnoarchaeology and of course in relation to India. Apart from that, there are questions related to the indigenous art and craft. There are questions related to the pastoral communities. So those are the questions, and specifically there are certain topics also like colonial ethnography, and these things are not directly mentioned in your syllabus, but of course can be inferred. So that is why what I have done is, like, I have covered this questions like colonial ethnography, and there is another question known as the neo archaeology. तो ये जितने सारे questions है, like some of these I have covered in the lecture itself, and some of these based upon the previous year questions are there in the notes only. I haven't taken them up in the lecture, so you can go through that as well. So what we will try and do is कि हम कंसेप्ट को सबसे पहले समझेंगे, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो जो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन विल सी सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया, और उसके बाद हम सर्वाइवल और पैरेलल ये क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कौन कौन से एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके. Well, let's understand the concept of this ethnoarchaeology. So जब आप ethnoarchaeology की बात करते हैं तो it is mainly concerned with two things. One is your archaeology and another is your anthropology. और anthropology के भी अंदर specifically आपके जो ethnology होती है या ethnography जिसको आप बोल सकते हो, उससे ज़्यादा concerned होती है. And why this is so? To understand the past and the present cultures. Because कई बार ऐसा होता है that to understand certain culture आपको उनके past को थोड़ा सा खंगालना पड़ता है, then only you will be able to understand. Say for an example, certain festival is celebrated, और उस festival को celebrate करने के पीछे क्या reasons हो सकते हैं, क्या stories हो सकती हैं, that you will be only able to know when you dig deeper into the past. So this is the same thing that you are doing in the ethnoarchaeology, right? और इथनो आर्कियोलॉजी की जो मोस्टली आपके हमने बात करी है कि एंथ्रोपोलॉजी से भी रिलेटेड है और उसमें भी एथनोग्राफी से रिलेटेड है, और इसका स्पेसिफिक पर्पस ये होता है व्हेन यू टॉक अबाउट द एथनो आर्कियोलॉजी कि वो जो आप जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी कर रहे हो, जिस भी सोसाइटी को आप स्टडी कर रहे हो, तो उस सोसाइटी की जो मटीरियल कल्चर होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है. अब अगेन फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फेस्टिवल को ही स्टडी करना चाहते हैं तो उस फेस्टिवल के अंदर मान लीजिए किसी सर्टेन टाइप के पॉट्स यूज़ हो रहे हैं, राइट, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियलिस्टिकली लाइक टैंजिबल चीज़ें जिसको आप बोल सकते हो, दे आर सर्टेन टैंजिबल थिंग्स दैट एग्जिस्ट आउट देयर. तो उन टैंजिबल चीज़ों को फोकस करके देन स्टडी किया जाता है. बिकॉज इफ़ यू विल अंडरस्टैंड जो आपकी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होती है, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी तो यही करती है, कल्चर्स को स्टडी करती है, लेकिन दे आर मोस्टली फोकस टुवर्ड्स द इनटेंजिबल, राइट. और वो इनटेंजिबल चीज़ों को फोकस करके आपकी किसी भी कल्चर को इंटरप्रिटेट करती है, वेयर एज योर एथनो आर्कियोलॉजी दे फोकस ऑन द टैंजिबल थिंग्स. आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू, राइट. थ्रू दिस फ्लो चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड आई सजेस्ट आप एग्जामिनेशन में इस तरह के फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं. सो होता क्या है कि मान लीजिए दिस इज द आर्कियोलॉजिकल साइट. आर्कियोलॉजिकल साइट से आपको कुछ मटेरियल्स मिले. अब ये मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, बीट्स हो सकती हैं, पॉटरीज हो सकती हैं, किसी टाइप के फिगरीन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. सो उस स्ट्रक्चर के मिलने के बाद या उस मटेरियल ऑब्जेक्ट के मिलने के बाद देयर इज़ अ साइंटिफिक एनालिसिस. अब ये साइंटिफिक एनालिसिस भी अलग अलग लेवल्स पे होती है, राइट. और इन्हीं में से एक होता है जब आप एक सर्टेन डेटा को कंपेयर करते हो विद द प्रेजेंट डे डेटा. यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर साइट है, उस पर्टिकुलर साइट से आपको एक्सकवेशन के दौरान मान लीजिए कुछ फिगरीन स्ट्रक्चर्स मिले, तो वो फिगरीन स्ट्रक्चर किस चीज़ के बने हुए हैं, उनके शेप एंड साइजेस कैसी हैं, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, और बेस्ड अपॉन दैट आज के जो प्रेजेंट डे वहाँ पे कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है उस कल्चर से भी उसको कंपेयर किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाट लाइक दे विल कम आउट विद सर्टेन एविडेंसेस. जैसे कि अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि ब्रोंज का काफ़ी यूज़ हुआ करता था, बिकॉज दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द ब्रोंज कल्चर ऑल्सो और ब्रोंज एज ऑल्सो. लेकिन आपको पता चलेगा कि टिन तो मिलता ही नहीं था. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको टिन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी नहीं, नॉट सब कॉन्टिनेंट, स्पेसिफिकली हड़प्पन जो भी रीजन है उसके आसपास.
तो ये टिन कहीं ना कहीं से लाया जाता था, इससे फिर हमें ट्रेड के बारे में पता चलता है. तो दैट इज हाउ यू काइंड ऑफ एन कोरिलेट थिंग्स यूजिंग दीज डेटा दैट यू गैदर ड्यूरिंग द एथनोआर्कियोलॉजी. और बेस्ड अपॉन ऑल दीज थिंग्स इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें होती है, राइट. तो इसी को आप अगर शॉर्ट में भी प्रेजेंट करना चाहे तो यू कैन प्रेजेंट इन दिस वे. Now since we have talked about the ethnography, so ethnography के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्टली आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, मे बी इफ नॉट इन पेपर 2 देन इन पेपर 1 ऑल्सो. तो एथनोग्राफी बेसिकली एक क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, और इस क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर क्या होता है, जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो फील्ड विजिट करते हैं, देन दे डॉक्यूमेंट द थिंग्स अकॉर्डिंगली. और ये सारी चीज़ें होती हैं यूजिंग लाइक डिफरेंट टूल्स. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है ड्यूरिंग द एथनोग्राफी फील्ड स्टडीज, विच इज़ योर कल्चरल रिलेटिविज्म. अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म इज नॉट गेटिंग ऑल विद सम कल्चर बट एक्सेप्टिंग इज एज इट इज, राइट. हमने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एंड हु गेव दिस कंसेप्ट? फ्रांसिस बोयस वॉज द वन हु हैव पॉपुलराइज्ड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. तो एथनोआर्कियोलॉजी के बारे में लिखने तो आपको पता होना ही चाहिए, बट एथनोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए. एंड दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो हमने वेरी वेल पेपर 1 में स्टडी कर रखे हैं, चाहे वो आपके मैलानोवस्की के फील्ड स्टडीज़ हो, चाहे वो आपके मार्गरेट मीड के स्टडीज़ हो. और ये जितनी भी स्टडीज़ हैं हमने इनको पेपर 1 में कवर किया हुआ है डिटेल में. तो आप वहाँ से भी जो भी आपको फील्ड स्टडीज़ मिलती हैं, इनफैक्ट आप जब आगे पढ़ेंगे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी, उन्होंने भी जो जो अलग अलग एथनोग्राफिक स्टडीज़ करी हुई हैं उसको भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है. और अभी तक हमने डिफरेंस तो समझ ही लिया है कि एथनोआर्कियोलॉजी बेसिकली आपकी एथनोग्राफी और आर्कियोलॉजी दोनों की नॉलेज को कंबाइन करती है. और एथनोग्राफी अगर आप स्पेसिफिकली बस बात करें तो एथनोग्राफी आपके एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ही फोकस में रखती है, नॉट द आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो कई बार आपको डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं. इन दैट केस यू शुड वेरी वेल बी इन अ पोजिशन टू आंसर. नाउ दीज आर सर्टेन टर्म्स जो कि लिंग्विस्टिक हो गई, आपकी एथनोग्राफी हो गई, आर्कियोलॉजी हो गई. ये टर्म्स मुझे अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है फॉर यू टू एटलीस्ट हैव एन आइडिया, ठीक है. और कैसे दीज टू कंसेप्ट कंबाइन टुगेदर टू गिव अ थर्ड कंसेप्ट, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ हिस्ट्री ऑफ एथनोआर्कियोलॉजी की बात करें तो दैट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि एथनोआर्कियोलॉजी आपकी चीज़ें कब शुरू हुई? व्हेन द 19th एंड द 20th सेंचुरी, जब इसकी नीड लगने लगी. आप भी जब देखेंगे कि चाहे वो इंडिया में अलग अलग एक्सकेवेशन हो, तो दैट वाज आल्सो ड्यूरिंग द लाइक 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी. उसके पहले इन सब चीज़ों पे उतना फोकस नहीं हुआ करता था, राइट. तो इस टाइम से तो शुरू हो गई थी चीज़ें, बट जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से काफ़ी बूम आया, बिकॉज दैट काइंड ऑफ एन हेल्प इन अरोजिंग द क्यूरियोसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुए, और दूसरी तरफ जो अलग अलग कंट्रीज़ थी उन्होंने कई सारे अलग अलग मेथड्स ईजाद किए टू लाइक वॉन द वॉर. और उसी ईजाद के दौरान उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें भी एक्सप्लोर की, चाहे वो आपकी डीप वाटर के हो या फिर कोई अलग अलग जगहों के हो. तो उन एक्सप्लोरेशन के दौरान दे हैव केम अक्रॉस मैनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और उन्हीं के बेसिस पे धीरे धीरे आपकी ये जो एथनो आर्कियोलॉजी थी that has gained prominence, you can say. Now since we know about the concept of ethnoarchaeology, कुछ एक definitions है, mostly the scholars ने जो definitions दी थी, because in examination you have to write the scholarly definitions only. तो if you will see जो Lawman, Sniffer, इन लोगों ने जो definitions दिए हैं, they have the same thing as the concept says, कि जो आपकी एथनोआर्कियोलॉजी है वो आपके कंटेम्प्रेरी कल्चर, जो प्रेजेंट डे कल्चर है, उसको स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश करती है बेस्ड अपॉन दी मटेरियल कल्चर जो भी वहाँ से मिले हैं, कि पास्ट की सोसाइटीज़ कैसी रही होंगी, आज का ये प्रेजेंट डे कंटेम्प्रेरी कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है बेसिकली. और ये जो टर्म है ऑफ द एथनोआर्कियोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय जेसी फिक्वेस ड्यूरिंग द 1900. तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है. एंड देयर वाज अनदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्रैमर, शी वाज अ लेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना. तो इनको मेंशन करना इज़ लाइक क्वाइट गुड, बिकॉज इन्होंने इंडिया में एथनोआर्कियोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारे काम किए थे. दीज आर द प्रोमिनेंट वर्क दैट शी हैज़ डन, जो कि आप इंडियन और अदर कंटेक्स्ट में भी है कुछ कुछ. तो इनको आप मेंशन करेंगे, दैट वुड बी रियली गुड फॉर यू, क्योंकि अब इनके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, बट एटलीस्ट नेम्स वुड सफाइज.
एज ऑफ नाउ हमारे यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और इनका ये मानना था दैट शी बिलीव कि जो ये एथनो आर्कियोलॉजी होती हैं ये बेसिकली आपकी जो सोशो कल्चरल बिहेवियर है उसको भी समझने में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज जैसे भी आपको आर्कियोलॉजिकल मटेरियल एविडेंसेस मिले थे उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि आपकी जो सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी या सोशो कल्चरल बिहेवियर उस टाइम का कैसा रहा होगा। बट अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ वेरी लाइक वाइडली एक्सेप्टेड थिंग। वाई? बिकॉज अगर आप मान लीजिए हड़प्पा कल्चर की बात करें, बिकॉज सिंस वी हैव लाइक स्टडी दैट रिसेंटली, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको अलग अलग फिगरीन्स भी मिले हैं जिसमें एक मदर गॉडेस की भी फिगरीन आपको देखने को मिलती हैं। तो मदर गॉडेस की फिगरीन है, उसके अलावा सील्स भी बहुत सारे मिले हैं और सील्स के ऊपर भी अलग अलग आपके डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो उन्हीं में से एक में आपको ये देखने को मिलेगा देयर इज़ अ वुमेन हु इज़ अपसाइड डाउन और उनकी वजाइना से यू विल सी अ ट्री इज़ ग्रोइंग। सो कई बार आप उसको ये बोल सकते हो वो फर्टिलिटी का साइन था एंड शी इज़ नन अदर देन द मदर गॉडेस। बट वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, लाइक हाउ दे यूज टू यू नो प्रोजेक्ट विमेन। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं आपको एक सीन में ये भी देखने को मिलेगा दैट अ वुमेन इज़ हेल्ड बाय हेड और दो तरफ से उसको सर को काटने की कोशिश की जा रही है। सिलेंड्रिकल सीन्स हैं हड़प्पा में, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसमें ऐसा देखा गया। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन तो ये हो सकता है कि वुमेन की पोजीशन उस टाइम पे पता नहीं क्या रही होगी, क्या पता वो सैक्रिफाइस के लिए उसको ले जा रहे हो और दूसरी तरफ आप देख रहे हो वुमेन को वो एक मदर गॉडेस की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने अपने इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वुमेन की उस टाइम पे सोसाइटी पे क्या स्टेटस रहा होगा, किस टाइप का वो आप कह सकते प्रिविलेज एंजॉय करती थी। तो ये अगेन अलग अलग लोगों के सोच पर भी डिपेंड करता है, राइट? Representation of how the three concepts, your archaeology, anthropology and ethnography, comes together to give you the ethnoarchaeology. So this is basically just a diagrammatic representation that you can use। जहाँ आपको 10 मार्कर्स के क्वेश्चन हो उस टाइम पे आपको ज़्यादा चीज़ें रखनी होती हैं एंड यू आर लाइक रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, उस टाइम पे आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है कि एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी की कॉम्बिनेशन से आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। देन आर्कियोलॉजी को जब आप एथनोग्राफी से कंबाइन करते हैं देन व्हाट यू गेट। उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी और एथनोग्राफी से व्हाट यू गेट एंड लाइक कोलैटिवली आपको एथनोआर्कियोलॉजी एज अ कंसेप्ट मिलता है। देन एथनोआर्कियोलॉजी एज अ रिसर्च स्टडी। सो बेसिकली दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एथनोआर्कियोलॉजी क्या एक रिसर्च स्टडी है, वो आपको पूछा गया था क्या ये है या नहीं है। ठीक है, तो इस केस में यू हैव टू टेक वन स्टैंड, और अगर आप स्टैंड लेंगे कि एथनोआर्कियोलॉजी एज अ रिसर्च स्टडी है, स्ट्रैटेजी है, तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू से नो तो फिर आपको उसको भी वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एथनोआर्कियोलॉजी की बात करें तो ऑफकोर्स ये कोई थ्योरी नहीं है, ना ही कोई मेथड है, बट एक रिसर्च स्ट्रैटेजी ही है। ठीक है, अब ये रिसर्च स्ट्रैटेजी क्यों है? बिकॉज आपने ये स्टैंड ले लिया, देन यू हैव टू वैलिडेट लाइक व्हाई दिस इज सो। सो द आंसर लाइज इन द कंसेप्ट इटसेल्फ। हमने अब तक देखा है एथनोआर्कियोलॉजी के अंदर आप क्या करते हो, एथनोआर्कियोलॉजी के अंदर आप जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को देखते हो, स्टडी करते हो बेस्ड अपॉन दी एथनोग्राफिक स्टडीज, और उस बेसिस पे जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको उस पर्टिकुलर साइट पे मिले होते हैं उनसे कंपेयर करके कुछ एक लॉजिकल डिडक्शन करने की कोशिश करते हो ऑफ सर्टन प्रैक्टिसेस। अगर एक कोई फेस्टिवल में एक सर्टन पॉटरी या किसी अलग टाइप की चीज़ यूज़ हो रही हैं तो आप उसको लॉजिकली डिडक्ट करने की कोशिश करते हो बेस्ड अपॉन दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ऑल्सो आप उस पर्टिकुलर साइट में जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है उनके कल्चर को भी स्टडी करते हैं, यू जस्ट कंबाइन दीज टू, राइट? तो दैट इज़ हाउ यू डू इट, दैट इज़ हाउ द एथनोआर्कियोलॉजी प्लेज द रोल। और इसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक रिसर्च स्ट्रैटेजी की तरह ये काम कर रही है, ना ही एक कोई मेथड नहीं है कि आपने गया एंड यू लाइक अप्लाई इट एज इट इज़, राइट? वहीं दूसरी अगर आप बात करें कि एथनो आर्कियोलॉजी आज के डेट में कितनी रेलेवेंट है, तो हमने वो देख लिया है कि ये काफ़ी रेलेवेंट होती है आपके 19th एंड 20th सेंचुरी के बाद से ये काफ़ी रेलेवेंट हो गई थी कि जो भी आपके मटेरियल कल्चर प्रिजर्व होते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ के अंदर, उनसे कोरिलेशन करने की कोशिश करता है। तो यही सारी चीज़ें आपको बेसिकली मेंशन करनी थी। कंसेप्ट आपको पता होता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी इजीली हैंडल कर सकते थे। एंड ऑफ कोर्स आप उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड कर सकते थे। दैट इज़ व्हाट मेक्स योर आंसर मोर एनरिचिंग, राइट?
नाउ जब आप कंसेप्ट के बारे में लिखोगे ना एथनो आर्कियोलॉजी के, तो देयर यू ऑल्सो नीड टू मेंशन, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का क्वेश्चन है, अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एथनो आर्कियोलॉजी। अब सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को प्रेजेंट कल्चर के कंटेक्स्ट में समझने में हेल्प करता है। और इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, दीज आर एग्जाम्पल्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब अगेन आपको इन एग्जाम्पल्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुचरी प्रैक्टिस स्टडी की गई थी स्कीमोस की बाय द लीविस ब्लिनफोर्ड। अब उसके पीछे अगर आप पूरा स्टडी करने जाओगे तो यू हैव टू रीड द इंटायर पेपर, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली यू शुड राइट एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि ये एग्जाम्पल्स थे जो आप कोट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड व्यू के लिए। और अगर इंडियन कंटेक्स्ट की अगर आप बात करो तो इंडियन कंटेक्स्ट में भी आपको बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिक स्टडीज़ मिलेंगे दैट यू कैन मेंशन। वन सच इज़ बाय जॉन मार्शल जिन्होंने मोहनजोदाड़ो के ऊपर करी थी। वहीं J.H. मैके ने भी मोहनजोदाड़ो चुनादाड़ो के ऊपर की थी। आपके अदर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी काफ़ी सारी स्टडीज़ की हुई हैं। जब आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी बहुत सारे स्टडीज़ की हैं, चाहे वो आपके कुरनूल केव में लेके हो या आपके ईस्ट इंडियन हंटिंग ट्राइब्स के ऊपर हो, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स के ऊपर हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आपको याद करके मेंशन करने हैं व्हेन यू राइटिंग अबाउट द एथनो आर्कियोलॉजी। जैसे आप पहले कंसेप्ट के बारे में आपको पूछा है, आप कंसेप्ट डिफाइन करोगे, डेफिनेशन दोगे, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट वो लिखोगे, देन इफ़ यू हैव गुड फ्लो चार्ट्स टू शो वो आप लिखोगे, हाउ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एथनोग्राफी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आप वो सारी चीज़ें लिखोगे। एंड देन एट द एंड यू विल राइट द सिग्निफिकेंस एंड द एग्जाम्पल, एंड दैट इज़ हाउ यू विल कंक्लूड द आंसर। तो हमने पूरा का पूरा एक आंसर का स्ट्रक्चर ही देख लिया है। अगर आपको एथनो आर्कियोलॉजी से पूछा जाता है तो आप क्या लिखने वाले हो। और यहाँ कुछ रीसेंट स्टडीज़ भी है। रीसेंट स्टडी का मतलब ये नहीं है लाइक 2010 और 22 में, बट हाँ रीसेंट इन टर्म्स ऑफ अगर आप जोग्राफिकल टाइम स्केल पे देखें तो उस हिसाब से ये काफ़ी रीसेंट स्टडीज़ हैं, तो आप इनको भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज रिपीटेशन ऑल्सो जो हमने यहाँ पे भी ऑलरेडी मेंशन किया है। इनवेज नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉलोनियल एथनोग्राफी। अब कॉलोनियल एथनोग्राफी से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। लेट मी टेल यू दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड आंसर, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन अप्रोच सच अ काइंड ऑफ एन क्वेश्चन। सो कॉलोनियल एथनोग्राफी के बारे में पूछा गया तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले तो आप कॉलोनियलिज्म के बारे में समझाओगे, देन एथनोग्राफी के बारे में भी समझाओगे। एथनोग्राफी के बारे में हमने पहले देखा हुआ है। कॉलोनियलिज्म की क्या डेफिनेशन होती है, आई विल नॉट गो डीपर इनटू दैट। कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सारी चीज़ें आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो टेकिंग अपॉन दैट नॉलेज आपको कॉलोनियलिज्म समझ में आ गया है, देन कॉलोनियल एथनोग्राफी क्या होगी व्हेन यू जस्ट कंबाइन दीज टू। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट the kind of a study that was done by the colonial ruler to understand their subjects, because आप देखेंगे जो ब्रिटिशर्स थे when they came to India, at first they had to face lots of troubles in terms of understanding the different culture। उसके वजह से काफ़ी आपके प्रॉब्लम्स भी उनको देखने पड़े, चाहे वो आपकी 1857 में हो या अफ़गानिस्तान में हो। और भी बहुत सारे उन्होंने छोटे बड़े ऐसे ब्लंडर्स कर रखे थे। नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने काफ़ी सारे ब्लंडर्स किए रिलेटेड टू द ट्राइबल अपसर्ट्स। अगर आप देखेंगे तो देयर वर मोर देन 60 प्लस ट्राइबल अपसर्जेस दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसीज़ थी, चाहे वो आपकी लैंड को लेके हो, चाहे फॉरेस्ट को लेके हो, चाहे टैक्सेस को लेके हो। तो ये सारे कारण थे, चाहे रिलीजन को लेके हो। तो इनको समझने के लिए सो दैट ये जो आप कह सकते हो डिस्ट्रक्शन है जो इनकी पॉलिसीज़ की वजह से आ रहा था, जो अल्टीमेटली इनको ही इफेक्ट कर रहा था, उनको थोड़ा सा कम कैसे किया जा सके, उसी के लिए इन्होंने इस कॉलोनियल एथनोग्राफी को अपनाया था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉलोनियल एंथोनोग्राफी केम इनटू पिक्चर। दीज आर सम लेस नोन एग्जाम्पल्स, बट अगर आप बात करें रेडक्लिफ ब्राउन की तो इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स पे किए थे। सम एग्जाम्पल्स दैट यू कैन मेंशन, WHR रिवर, इन्होंने नीलगिरी में टोडा ट्राइब्स को स्टडी किया था इन नीलगिरी। उसके बाद आप बात करेंगे विरियर एल्विन की। विरियर एल्विन जो थे इन्होंने भी एज अ मिशनरी ये आए थे इंडिया में, और इन्होंने भी इंडिया में काफ़ी सारे स्टडी करी थी जो आप एथनोग्राफी से रिलेटेड बोल सकते हैं। और बेस्ड अपॉन हिज सजेशन अल्टीमेटली जो ट्राइबल पंचशील था उसमें भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें डोंट वरी, हम जब कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे 18th एंड 19th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, उनके अंदर कवर करेंगे। बट यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी थी कि कॉलोनियल एथनोग्राफी है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपको एग्जाम्पल्स देने थे, और अल्टीमेटली आप थोड़ा अपना व्यू पॉइंट की क्या ये सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, आउटकम्स क्या रहे थोड़े बहुत,
वो सारी चीज़ें आप लेके मेंशन कर सकते हो, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अ गुड आंसर फॉर यू. Till now we have seen the concepts, the examples, significances and everything. Now sources की बात कर ले. Although sources अभी तक आपको पता चल गया है कि material culture के अंदर जो भी आप चीज़ें broadly categorize कर सकते हो, वो सारे आपके अपने archaeological data के sources हो सकते हैं. But अगर आपको specifically इन चीज़ों को categorize करना हो, तो you can categorize it as in settlement pattern, site and structure, दूसरे आपके burial practices और material culture जिसके अंदर काफ़ी सारी miscellaneous चीज़ें, चाहे वो आपके टूल से रिलेटेड हो, पॉटरी से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, राइट. सेटलमेंट और सस्टेनेंस सिस्टम की अगर बात करें तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए कि ये झारखंड का एक ट्राइबल रीजन है, और इस ट्राइबल रीजन में लोग रहते हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो रहते हैं, दे हैव मेड देयर होम वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एथनो आर्कियोलॉजी स्टडी होगी, उनसे क्या पता लगा गया हो कि जो उस रीजन में काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते थे, एंड दीज वाइल्ड एनिमल्स यूज टू हंट द मेन, एंड टू प्रोटेक्ट देम दे यूज टू मेक द हाउसेस क्लोजर, सो दैट अगर कभी किसी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़े तो वो रेडी हो हेल्प करने के लिए. तो दिस कैन बी वन ऑफ द एविडेंसेस दैट कैन बी कंक्लूडेड. उसी तरीके से जो सस्टेनेंस सिस्टम है, आप देखेंगे कि इसी ट्राइबल को हम एग्जांपल लेके मानते हैं कि ट्राइबल में आपको यहाँ पे आसपास बहुत सारे पाम ट्रीज देखने को मिलेंगे, और उसके जो लीव्स होते हैं, उस लीव्स से यू कैन मेक वेरियस थिंग्स आउट ऑफ इट. ठीक है, और बैम्बूज भी आपको अच्छे खासे अगर देखने को मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो वहाँ बैम्बूज से आपको बहुत सारे चीज़ें बनाई हुई मिल सकती हैं, जिसका एविडेंसेस आपको पास्ट में भी मिला होगा. तो दिस थिंग शो कि वहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो पाई जाती है, आज से नहीं काफ़ी सालों पहले से, एंड दैट इज़ हाउ यू गेट द एविडेंसेस एंड इंटरलिंक इट. Why people from certain region are very good at bamboo basket making, why people from certain region are very good at rope making. तो ये सारे एग्जाम्पल्स कोरिलेट करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो. देन साइट स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ की अगर आप बात करो, तो इसके अंदर भी अगेन आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, चाहे वो उड़ीसा में हो, झारखंड में हो, जहाँ पे आपको मोस्टली ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जो आज के डेट में, मान लीजिए आपको झारखंड उड़ीसा के ट्राइबल्स में किसी टाइप का आर्ट फॉर्म मिलता है, तो दैट आर्ट फॉर्म इज अगेन लाइक कंपेयर्ड विद द रॉक आर्ट्स और द केव पेंटिंग दैट इज फाउंड देयर, और उससे काफ़ी सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. इसी तरह से आप अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, उनके जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू द क्राफ्टमैनशिप या आर्ट एंड क्राफ्ट, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं उस एरिया में पहले होता हुआ मिलेगा. एविडेंसेस मिलेंगे ऐसे, जहाँ आपको पता चलता है कि आयरन स्प्लिटिंग जहाँ पे आज आपके असुर और कोल्हास जो ये ट्राइब्स है ये प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट इज़ नॉट वेरी न्यू टू देम, इट इज़ बीइंग प्रैक्टिस सिंस एजेस. अब वहाँ पे आपको हो सकता है आयरन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, या और दूसरा कोई मीन्स ऑफ सस्टेनेंस अवेलेबल ना हो, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. वहीं पॉटरी और टेरिकोटा बनाने की भी अलग अलग टेक्निक्स आपको मिलेंगी, ये सब जगह आपको नहीं मिलेगी. एक सर्टन पर्टिकुलर रीजन में आपको पॉटरी मेकिंग बहुत अच्छा मिल सकता है, जो कि दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है. सो इट गोज विथ लाइक वेरियस अदर थिंग्स, चाहे वो आप ढोकरा क्राफ्ट और इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल लेके लिख सके. और जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली मैंने बात की है आपको कि आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड पूछ लिया गया था क्वेश्चन, तो उसमें भी आप ये सारे एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड कर सकते हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने नोट्स में भी इंक्लूड कर रखे हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, उससे भी आप पॉइंट्स उठा के लिख सकते हैं. बिरियल या मॉर्चरी प्रैक्टिसेस हैं, इनमें भी आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन या सर्टन सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी. तो इसके अंदर जो हो ट्राइब्स हैं, हो ट्राइब्स में ऐसा देखा गया है कि वो जो उनके डिजीज़ होते थे, उनको जब वो बरी करते थे तो वो पिट्स बनाते थे, और उस पिट्स में 2 पिट्स बनाई जाती थी, और उनमें से एक पिट को बाद में भर दिया जाता था, और जो दूसरी वाली पिट्स होती थी उसके अंदर जो डिसीज़ होते थे उनके जो डेली यूज़ की सामान है वो भी उसके साथ रखी जाती थी. दैट इंक्लूड लाइक सो मेनी थिंग्स, इवन द यूटेंसिल, कॉइन, ऑर्नामेंट्स भी, जो ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें रखी जाती थी. आज की डेट में भी आपको ये प्रैक्टिस बहुत सिमिलर देखने को मिलेगी, बट जो चेंजेस हैं एज पर द टाइम, वो थोड़े बहुत चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं. जैसे अब इस बिरियल पिट के ऊपर एक अच्छा खासा भारी भरकम पत्थर भी रखा जाता था, बट अगेन नाउ डेज ये पत्थर रखना या ऑर्नामेंट्स या कोई भी टाइप की ज्वेलरी डिसीज के साथ रखना, दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड वेरी इकोनॉमिक, क्योंकि अगर आप पत्थर भी लाने जाओगे तो आपको इस एरिया में इतने बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे नहीं. देन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट, एंड फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन यू हैव टू पे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर द लेबर कॉस्ट, यू हैव टू अगेन पे फॉर द स्टोन समटाइम्स. तो इसके वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, और कस्टम्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन मोर और लेस ये जो पहले फॉलो हुआ करता था
जो एविडेंसेस से हमें पता चला है वो मोर और लेस आज भी फॉलो होता है, अगेन विद सम चेंजेस। मटेरियल कल्चर की अगर आप बात करें तो मटेरियल कल्चर में भी मोस्टली आपके जो टूल्स हो गए, जो भी आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, या इन जैसी चीज़ें जो भी आप पॉटरीज हो गई, तो इनमें भी आपको आज के डेट में भी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। इसके अंदर कुछ कुछ आप एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो ज्वाइंट्स ऑफ उड़ीसा है, तो इनके केस में आपको दिखेगा कि कुछ साल पहले जो आपके ये उड़ीसन ट्राइब्स है, उड़ीसा के ट्राइब्स है, ये अपने आप को कवर करने के लिए लीव्स का इस्तेमाल करते थे, बट नाउ अगेन विद चेंज ये प्रॉपर क्लोथिंग पहनना शुरू कर दिया। उसी तरह से आप देखेंगे आज के डेट में भी, इवन फॉर दैट मैटर जो सेंटिनलीज है, सेंटिनलीज जो आपके अंडमान के हैं, उनको आप देखेंगे तो दे आर हैविंग द सेम कल्चर, सेम ड्रेसिंग, सेम मटीरियल कल्चर एज देयर एंसेस्टर्स यूज्ड टू हैव। उनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज दे हैव नॉट केम इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और उस तरह से उनका जो मटेरियल कल्चर है वो पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है। और उनके मटेरियल कल्चर जो आज देख रहे हैं, दैट गिव्स अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो उनके पास्ट की लाइफ थी उसके बारे में, राइट। Sorry for the background noise. I don't know which bird it is. It's just sitting outside my window. Okay, so now talking about the survival. So survival means the principle of continuity. और ये जो term है that was coined by none other than your Edward Bruce Taylor. तो इन्होंने अपनी प्रिमिटिव कल्चर जो 1871 में इन्होंने किताब लिखी थी, और अगर आपने पेपर 1 पढ़ रखा है तो आपको इस बुक के बारे में ज़रूर पता होगा। तो प्रिमिटिव कल्चर 1871 में इन्होंने ये टर्म पहली बार यूज़ किया था, एंड ही यूज दिस टर्म इन व्हाट कंटेक्स्ट। सो बेसिकली इनका ये मानना था कि जो सर्टन कस्टम्स होती हैं, बिलीव्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें से कुछ ऐसी होती हैं दैट रिमेन्स देयर, और कुछ ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से रिटेंडेंट हो जाती हैं, एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ख़त्म हो जाती हैं। अब उन्हीं में से जो रह जाती हैं जो चीज़ें, उनको इन्होंने सर्वाइवल कहा है। और एग्जाम्पल के तौर पे भी इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था अबाउट द मेंस फॉर्मल वेयर। अगर आप मेंस फॉर्मल वेयर को देखेंगे तो आज से काफ़ी सालों पहले जब आप मेंस फॉर्मल वेयर की जो बनावट है वो देखेंगे तो ये कुछ पीछे से आपको इस तरह के कट में नजर आएगी, ठीक है। तो जब आज से बहुत सालों पहले इस कट के साथ आया करती थी, तो दैट मीन्स कि वो शायद हॉर्स राइडिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी, तभी इसका यूटिलाइजेशन होता था। आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसी टाइप के जो मेंस के कोट है उसमें ये कट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स टुडे ऑल्सो द रेलिवेंट रिमेन्स। हॉर्स राइडिंग ना सही, आप अभी बाइक राइडिंग तो कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बैठने में तकलीफ ना हो, यू कैन ईजिली सिट। सो बिकॉज ऑफ दैट इट रिमेन्स देयर। इन्होंने एक एग्जाम्पल जो कि काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है, इसके हेल्प से समझाया था। दूसरा पैरेलल। पैरेलल इज अगेन अ कंसेप्ट विच इवोक द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। इसका कहने का ये मतलब है कि दो अलग अलग कल्चर्स में एक सर्टन प्रैक्टिसेस हो रही हैं इवन दो दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। और इसके एग्जाम्पल में सन वर्कशिप अगर आप मान सकते हैं, तो सन वर्कशिप आपको कई ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलेगा और कई दूसरी अलग अलग सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलेगा, बट दे हैव नो कोरिलेशन इन देयर रिलीजन, इन देयर कस्टम, इन देयर प्रैक्टिसेस, बट इवन दो दिस एग्जिस्ट ओवर देयर। तो इसको आप पैरेलल कह सकते हो। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम देख लेते हैं, जो आपको मेंशन करने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल। जुआंस ट्राइब है ऑफ क्योंझार उड़ीसा, तो इनके यहाँ पे आपको एक मांडो घर देखने को मिलेगा, और इस मांडो घर में यू कैन फाइंड वुडन लॉग विच इज़ बर्निंग ऑलवेज, ठीक है। ये कभी बुझता नहीं है, इसमें आग हमेशा जलती रहती है। और इन जुआंग्स का मानना है, दीज ट्राइब्स बिलीव दैट दिस फायर इज़ वेरी ऑस्पिशियस। और ऐसा कहीं पास्ट में पता चलता है बेस्ड अपॉन द रिकॉर्ड्स दैट दे हैव कि कभी ये आग बुझ गई थी, बट विथ द पावर ऑफ द डिवाइन वो वापस से जलने लगी, एंड सिंस देन उन्होंने इस आग को कभी बुझने नहीं दिया। लाइक इन एवरी सिचुएशन दे ट्राई एंड प्रोटेक्ट इट। और आज की डेट में भी आपको ये वाली जो प्रैक्टिस है टू प्रोटेक्ट द फायर, ये देखने को मिलेगी, एंड दैट इज वाई दिस प्रैक्टिस इज कंसीडर्ड टू बी द सर्वाइवल, राइट। दूसरा है पैरेलल के एक एग्जाम्पल अगर आप मेंशन कर सकें तो दैट इज ऑफ द ओंजीज, जो कि आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बॉडी पे एज यू कैन सी दे हैव द माइक्रोलिथ्स एम्बेडेड इन देयर बॉडी। अब आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन से कोई भी माइक्रोलिथ साइट देखने को, मेसोलिथिक साइट देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज मेसोलिथिक के ही टाइम पे यू कैन फाइंड द माइक्रोलिथ, बट वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है, राइट। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दिस इज रनिंग पैरेलली। किसी और जगह पे तो आपको माइक्रोलिथ्स देखने को मिल रहा होगा,
बट यहाँ पे भी आपको उसी टाइप की सिमिलैरिटी देखने को मिली। हैव अनदर वैल्यू एडिशंस जो कि आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, जिसमें आपको यूजफुलनेस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन आर्कियोलॉजी, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो दे यू कैन सी, ठीक है, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं दैट यू हैव टू नो. And with this, we have completed 1.3, and I'll come up with the next lecture very soon. Thank you so much.